नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप बिदावत जी से। प्रदीप सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते रोहन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, लेकिन मेरे को लगता है भाजपा के हाल बिल्कुल बढ़िया नहीं है। हाँ, भाजपा के साथ जो चीज़ें चल रही है, वो थोड़ी-सी हमने एक वीडियो पहले भी किया था कि भाजपा नेताओं की स्थिति है कि कूटे भी जा रहे हैं और उनको रोने भी नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी बढ़ रही है स्थिति। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप बताइए सर कि हो क्या रहा है? भाजपा में क्यों है इतना तनाव और क्या इसमें यूजीसी का हाथ है? सर ये जो यूजीसी के नए रूल्स जो आए, उसके बाद चूँकि अब भारत के उच्चतम न्यायालय ने इन पे एक बार रोक लगाई है और ये कहा है कि ये नियम जो है वो अस्पष्ट हैं और इन अस्पष्ट नियमों को अभी लागू किया गया तो निश्चित तौर पे वर्ग भेद बढ़ेगा जो ठीक नहीं है देश के हिसाब से। हुँ, अब इसमें बड़ी चीज़ अगर अपन देखें 3-4 मैं आपको उदाहरण दूँगा। खास करके देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, रायबरेली जहाँ पे एक बड़ा इलाका है, वहाँ पे किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है भाजपा के इसी के विरोध में हुँ, और सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी के आगरा में जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। और फिरोजाबाद में महिला मोर्चा के कई और दिल्ली के यूजीसी मुख्यालय जो है वहां विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है। तो इसमें 3-4 चीजें ये आती है कि एक तो स्थानीय नेतृत्व के प्रति जो आक्रोश है वो हुँ, आ रहा है। दूसरा जो है कि यूथ और स्टूडेंट के बीच जो भावनात्मक चीजें पनपती हैं जो है उनमें कास्ट बेस एंगल बड़े पैमाने पे एससी एसटी वाला जो हुआ उसको समाज जो है वो स्वीकार चुका है। एससी एसटी रिजर्वेशन या उनके लिए किए जाने वाले अलग उपायों को लेके देश पहले से एग्रीड लगता है। लेकिन बिल्कुल। अब जो भाजपा ने अपने सबसे बड़े वोट बैंक जो है देश के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी को इसमें शामिल करते हुए जिस तरह करने की कोशिश की तो ये आलोचना का विषय बना है उसी वर्ग के द्वारा जो भाजपा का सीड वोटर बैंक है। हुँ, ऐसा कहा जाता है कि भाजपा बामन बड़ियों की पार्टी है और इस वोट बैंक का जो मानस है वो कहीं आहत हुआ है। तो ये मैंने जो आपको 3-4 उदाहरण बताए, यहाँ विरोध हो रहा है, इवन राजस्थान में विरोध हुआ, कई जगह पे रैलियां निकाली, जो संगठन सामाजिक संगठन के तौर पे काम करते हैं लेकिन प्रचंड रूप से वो भाजपा को चुनाव में सपोर्ट करते हैं, वो संगठन खुले तौर पे अपने लोगों के सामने नजर आए। तो यूजीसी में भाजपा बैकफुट पे नजर आती है। भाजपा के जो फायर ब्रांड स्पीकर हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊं, सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के हाँ सांसद हैं, जी, हाँ उनसे जी। बोलते नहीं बना। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जबकि उनसे कोई सवाल किया जाता है तो ऐसे 50 उदाहरण लाते हैं वेदों बिल्कुल। से, पुराणों से, कानून का अच्छा नहीं, अच्छे उनको उनको तो सिर्फ़ मुग़ल मुद्दे ही याद आते हैं और कुछ नहीं। तो इस बार वो कहे साहब सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। तो आप ये देखो कि सरकार अन्याय होने देगी तो सरकार बचेगी क्या? ये तो आप कह भी नहीं सकते कि सरकार अन्याय होने देगी। तो वो सारी चीजें जो है वो कुल मिला के बीजेपी में चूंकि यूजीसी पे अब सुप्रीम कोर्ट की रोक है, ऐसे में इसके नए नियमों पे तो अपना बात करना बनता है इस विषय पे कि विषय ये है कि भाजपा जो है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। पिछला अपना जो वीडियो था उसका अपडेशन ये है कि ये जो विरोध प्रदर्शन सामने आया है कि भी पहले था कि मैंने जैसे कहा कि वो कुटे भी जा रहे हैं और रो भी नहीं पा रहे, इस बार रो दिए थे कुछ लोग। हाँ, इस बार पिटने के बाद रो दिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमें लोग गलियों में घुसने नहीं देंगे। इवन मैं मेरा कहूं, मेरे पिताजी जो कट्टर राइटिस्ट विचार रखते हैं उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट गुड। दो समाज तो प्रदीप सर थोड़ा हमको बताइए कि यूजीसी क्या गाइडलाइन लाया? हम ये नहीं चाहेंगे सही-गलत में नहीं जाएँगे, बस एक हल्का-सा झलक चाहते हैं कि यूजीसी क्या लाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे क्या बोला? देखो एक तो शिक्षा पद्धतियों में नवाचार की बात थी, लाइब्रेरी का डेवलपमेंट था और वित्त पोषित परियोजनाएं यूजीसी का जो है ना, और इंडियन जो ज्ञान प्रणालियां, इंटर्नशिप, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे बिंदु यूजीसी चाहती है कि जो है वो उच्च शिक्षा का पुनर्गठन और उसके तहत या कानून आने थे। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिनका ये कहना था कि शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, ये सारी चीजें जो है, तो अभी तक जो चीजें या रूल्स थे वो कास्ट बाइस्ड नहीं थे। हुँ, क्योंकि हमारा जो
रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी है, वो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, है ना। ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे नहीं है, कास्ट के वो उनके पिछड़ेपन की वजह से। लेकिन एससी एसटी डिस्क्रिमिनेट हुए तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट देखें या उसके बाद जो ये एक्ट आए और ये वर्ग जो पिछड़ा रहा उसको आगे लाने के लिए, अब ओबीसी में अन्य पिछड़ा वर्ग में वैसे कई प्रभावशाली जातियां भी शामिल हो गई अपने प्रभाव से, अपने वो जो कभी राज परिवारों के खास हुआ करती थी वो शामिल हो गई, ऐसा एक बड़ा वर्ग पीछे छूटा। और अब ये तो कानून आए हैं कि शिक्षण संस्थाओं में अब एससी एसटी को जिस तरह से या ओबीसी को भी अब सवर्णों को ये लगता है, उनका ये कहना है कि प्रिविलेज देने की बात है। तो कुल मिला के चूंकि मैटर अभी सब जुडिस है और इन रूल्स में ये कहा गया, रूल्स भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अनुपालना में आए, लेकिन भाजपा ने एक स्विंग करने की कोशिश की उस मूल अपने वोट बैंक से ओबीसी का जो बड़ा वोट है, क्योंकि भाजपा का अभी का नेतृत्व है वो पूरा ओबीसी सेंट्रिक है मोस्टली आप देख, लेकिन भाजपा जो है वो सवर्णों को किनारे भी नहीं कर पाई। मतलब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, अमित शाह देश के गृह मंत्री और सहकारिता के मंत्री हैं, लेकिन वो संगठन की कमान जो है वो उस वर्ग को दे रही है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब ये चूंकि भाजपा शुरू से ही कहा जाता है कि सवर्णों की पार्टी, और भाजपा धीरे धीरे मूव हुई है सीधे तौर पे अगर नहीं कहें तो कुल मिला के भाजपा जो है वो मूव हुई है। एससी एसटी भी मूव हुआ 2014 के बाद में भाजपा के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने एक राष्ट्रपति एससी से चुने, दूसरे राष्ट्रपति एसटी लेडी चुने। तो कुल मिला के भाजपा को लगा कि हमारी जातियां जुड़ रही है, तो अब मूल वोट बैंक को लग रहा है कि ओके आप और इस तरह की बात ये प्रचारित की गई और ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में शुरू हुआ। बिल्कुल, और हमने जैसे देखा कि सोशल मीडिया पे तो हाहाकार मची हुई थी। भाजपा को इतने सालों से जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, वो भी दुखी हो गए थे। वो भी हैरान थे कि ऐसा कुछ निकाला गया है। आप तो जयपुर में हैं, आप जयपुर के शख्स को जानते हैं, जयपुर डायलॉग्स जो चलाते हैं संजय दीक्षित जी, वो खुद इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, तो उनका भी प्रयास रहा है और वो तो अपने आप को भाजपा के सपोर्टर ही मानते हैं। तो आपने जयपुर में क्या देखा सर? क्या लोंग में क्या चर्चा चल रही थी? हाँ सर, एक दो चीजें तो ये आई कि जैसे ये कहा गया कि जो कास्ट बेस्ड जो विरोध हो रहा है, मतलब जो भेदभाव जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं में, उसमें एससी एसटी के लिए अलग से वो था कि अगर उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा विरोध का कारण यह है कि इसमें अगर शिकायत झूठी है तो दंड और जुर्माने का प्रावधान है उसे खत्म किया गया, हालांकि इसे भी हटा दिया गया। तो कुल मिला के ये है कि ये जो नियमावली की भाषा थी उससे बड़ा प्रॉब्लम कि आप अस्पष्ट है, फिर नियमों को आप कैसे ही मोड़ मरोड़ तोड़ फोड़ लीजिए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर नियम स्पष्ट होते तो स्पष्ट करें तो इसमें पॉलिटिक्स करने वालों को पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया। लेकिन जिस तरह से मुद्दा ये नहीं है कि ये हुआ, मुद्दा ये है कि भाजपा जो बैकफुट पे आएगी, फ्रंट फुट पे खेलने वाली पार्टी, मुझे लगता है कि किसानों का जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद जो 3 कानून वापस लिए गए थे, यह चूंकि इसमें इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट का रहा है, लेकिन ये जो बैकफुट पे आना भाजपा के नेताओं का, जयपुर का आपने पूछा, जयपुर में भाजपा के एक बड़े नेता है सतीश पूनिया, हरियाणा के प्रभारी है, उनको एक पत्रकार ने जब पूछा कि आप इस पे क्या बोलेंगे, तो बोले कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है इस पे कि नहीं आप भी तो नेता हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने उसे चेता दिया कि भैया आप हद में रहिए अपनी, आप और इस तरह से वो रिपोर्टर बेचारा बैकफुट पे आ गया। लेकिन कुल मिला के भाजपा नेताओं से जवाब देते नहीं बनता, ये बड़ा इश्यू है, क्योंकि भाजपा वाले कहीं न कहीं से घुमा फिरा के चीजों को अपने उसमें जोड़ लेते हैं। मैं आपको अक्सर कहता हूं कि भाजपा के नेता अपने जोनर में लाना जानते हैं। किसी भी विषय को आप चाहे शंकर के वेदांत पर भी चर्चा कर रहे हैं तो वो उसको कहीं न कहीं पाकिस्तान कनेक्शन दे देंगे, कहीं न कहीं धर्म, और मतलब आप साइंस पे भी, आप इसरो पे चर्चा कर रहे हैं तो भी वो घुमा फिरा के ले आएंगे अपने जोनर में। इस बार नहीं ला पा रहे हैं वो, क्योंकि इस बार सवाल वो वोटर कर रहा है जिसने इस पार्टी को खड़ा होने में मदद की। वो लोग हैं, जैसे आप ये देखिए भाजपा का कोर कौन, आरएसएस के प्रमुख सवर्ण होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, खास करके एक विशेष मराठी ब्राह्मण होते हैं ज्यादातर, अगर रज्जू भैया को छोड़ दें तो। फिर विश्व हिंदू परिषद कौन होते हैं, सिंगल अशोक सिंगल थे, उनके बाद वैश्य वर्ग से होते हैं ज्यादातर इनके प्रमुख जो हैं। तो ये वोट बैंक है। और दूसरा आप राजस्थान में देखें,
मुख्यमंत्री राजपूत है, राजस्थान में 3 कैबिनेट मिनिस्टर राजपूत है, महिला मोर्चा के अध्यक्ष राजपूत है, राजस्थान में से आप ये देखें गजेंद्र सिंह शेखावत को देखें केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में राजनाथ सिंह को देखें, अनुराग ठाकुर और उनके प्रभाव को देखें, तो ये सारी चीजें जो है, इवन हिमाचल में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, बीजेपी के भी राजपूत रहे, छत्तीसगढ़ में भी ये रही है, सॉरी उत्तराखंड में। तो ये कास्ट जो है, और मुझे हैरत हुई जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण जो सांसद है उनकी जगह, उन्होंने यू टर्न लिया इस पे कि नो, मेरा ये बयान, आई एम अगेंस्ट दिस थिंग। नहीं, एक सेकंड सर, बृजभूषण शरण सिंह ने भी यू टर्न लिया, बेटे और बाप दोनों ने लिया, हुए लिया सर, मैं ये दोनों ने लिया। हाँ जी, ब्रजभूषण लगातार 6-7 बार सांसद रहे, उनके बेटे हैं इस बार। हाँ, ब्रजभूषण आउट ऑफ भाई पार्टी ये कह सकती थी। तो ये वो अलग किस्सा है, लेकिन साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने भी यू टर्न लिया। एग्जैक्टली, तो बड़े बड़े मंत्रियों ने इस बार यू टर्न लिया है, क्योंकि उनको अब सीट वोट बैंक जो है ना, वो पॉलिटिक्स में या पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मैं टिकट मांगने जाता हूँ, मैं गया भाजपा नेताओं के पास या कांग्रेस के पास, तो वो कहेंगे आपकी जाति के वोट कितने, तो इसको सीट वोट बैंक बोलते हैं। मेरी जाति 20,000 ही है, तो ये मान के चलते हैं कि साहब 20,000 सीट मनी जो होती है ना लोन देने टाइम, वो होगी तभी लोन मिलेगा। तो भाजपा की सीट मनी पे चोट हुई इस बार कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, वैश्य, ये जो जातियां हैं जिन्होंने भाजपा में न केवल पैसा दिया, उनकी विचारधारा को न केवल फॉलो किया, जबकि उनसे कनेक्टेड लोग जिनको वो जॉब प्रोवाइड कर रहे थे या जिनका वो सपोर्ट रखते हैं या जिनसे वो सपोर्ट ले रहे, उनमें भी उस विचारधारा को उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया। और उसको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है नहीं हो रहा, मेन खेल भाषा पे हो गया ना, तो भाजपा बता पाएगी भैया गलत नहीं हो रहा है ना। और न कुल मिला के एक मैसेज ऐसा चला गया, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जबकि मैं बता रहा हूं कि भाजपा तो हर आपदा को अवसर में बदलती है और हर अवसर को इवेंट में बदलना जानती है बहुत अच्छे तरीके से। आप और हम सोच ही रहे हैं कि हम बजट में चर्चा करें। इससे पहले राजस्थान में आप एक ऑर्डर देखें कि यहाँ की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने ऑर्डर निकाल दिया है कि पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा की ये पदाधिकारी बजट की तारीफ के लिए चुनी जाती हैं जो इन जिलों में काम करेंगी। बजट अभी आया नहीं, उनको पता है कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी जो है, लेकिन ये नियम ऐसे आए और भाजपा इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। जो उसकी इवेंट स्टाइल जो है उसमें वो इस बार फेल रही है। और मेरे को हैरत हुई कल जब सुधांशु त्रिवेदी का मैंने बयान देखा कि वो किस तरह से। प्रदीप सर, आपने तो बता दिया कि लोगों में आक्रोश था, लेकिन भाजपा के अंदर भी बहुत आक्रोश था। कई लोगों ने इस्तीफा दिया है। आपने रायबरेली का बताया, लखनऊ में 11 भाजपा लीडर्स ने अपना इस्तीफा दिया है सर। तो ये कोई छोटी बात तो रही नहीं होगी कि एक बार में इतने भाजपा के मंत्रियों ने पार्टी छोड़ने की बात की। हाँ सर, ये क्या है कि एक्चुअली में मैंने जो सा कहा ना कि लोग वेट कर रहे हैं कि यार हमें कुछ बनाया नहीं, हमें कुछ पहुंचने नहीं दिया गया। भाजपा में बेसिकली राजस्थान में भी जो लीडरशिप देख रहे हैं, मैं खास करके इसी पे फोकस करता हूँ राजस्थान में, तो ऐसे लीडर नहीं है संगठन में या सरकार में जो पब्लिक वोटर से चुने हुए हों, कि उन्होंने अपना एक जन आधार बनाया हो। और वो जैसे किरोड़ीलाल मीणा जरूर है, लेकिन वो तो खुद विपक्ष बने हुए हैं यहाँ पे। अब जैसे राजेंद्र राठौड़ थे तो वो चुनाव हार गए, अरुण चतुर्वेदी थे वो लड़े नहीं, तो भजन लाल पहली बार के विधायक नहीं। तो लोगों से नहीं जुड़े हैं तो किससे जुड़े हैं? दल से जुड़े हैं। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है लीडरशिप 2 तरीके से होती है। एक तो आप पब्लिक के लिए काम करते हैं, फिर पब्लिक कहती है कि साहब ये व्यक्ति है, इसको टिकट दीजिए, या वो कहता है कि ये इतनी पब्लिक मेरे साथ है और मैं पार्टी से भी जुड़ रहा हूं और आपको टिकट दूं। दूसरा क्या है कि पार्टी आपको एक सुरक्षित सीट पे उतारती है। भाजपा के लिए राजस्थान में सबसे सुरक्षित सीट जो है वो 2 मानी जाती है। पहली है सांगानेर, दूसरी है विद्याधर नगर। तो सांगानेर से भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया, विद्याधर नगर से दिया कुमारी को, और इनको ही सीएम और डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ये जो है ना, तो पब्लिक को लगता है कि साहब अब आपका चूंकि वोट बैंक है, आपका सिस्टम है, आपका सेटअप है, और गांवों में ये चीज नहीं होती। बेसिकली जो पैराशूट्स उम्मीदवार उतारे जाते हैं वो सिटी की सीटों पे ज्यादातर उम्मीदवार, क्योंकि नेशनल इकोनॉमिक और इंटरनेशनल थिंग्स का उस पर असर पड़ता है उन सीटों पे। गांवों पे क्या है, कास्ट बहुत मैटर करती है, आदमी काम का है या नहीं, हमारी पहुंच में है या नहीं, तो उसका बहुत मैटर पड़ता है कि आप यूजीसी पे बोले नहीं बोले, नहीं भैया हमारे काम पड़ा, आप आए या नहीं आए। तो
ऐसे लीडर जो गाँव से अपने लेवल पे जीत के आए हैं, वो बहुत कम मिनिस्ट्री में, ऐसे ही संगठन में नहीं। तो भाजपा के तो अभी तो जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इसी विधानसभा चुनाव में बागी फॉर्म भरा था चुनाव के लिए, मदन राठौड़ ने। तो अब क्या है कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं साहब कि अब हम तो संघर्ष कर रहे हैं, घोड़े घिस के यहाँ तक पहुंचे, अब साइड में खड़े देख रहे हैं, कोई अवसर पार्टी नहीं दे रही है, तो पार्टी ने गलती की है तो इसी अवसर को ले लेते हैं, है ना, अपने वोटर से तो जुड़े रहेंगे। तो अब आप देखिए कि इसका यहाँ कांग्रेस ने इतना बड़ा विरोध नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस तो कास्ट वाले और उसमें अपने आप को, विरोध भाजपा में ही हो गया, बहुत बड़ी बात है खास करके इस दौर में। प्रदीप सर, ये बताइए कि अगला क्या होगा भाजपा के साथ? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार भाजपा बैकफुट पे आई है। हमने देखा किसान आरक्षण में भी वो बैकफुट पे आई थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने ही वोटर्स की वजह से भाजपा को बैकफुट पे आना पड़ा है। तो अब पार्टी के लिए क्या होगा? वो देखिए, सर वो बेसिक ऐसे लोग खुश तो हैं नहीं, ये तो बात सच है। अब क्या कर सकती है भाजपा? सर एक चीज मैं बताऊं क्या हुआ है कि मैं मेरे परिवार का ही उदाहरण देता हूँ, आसपास वालों को भी चश्मा ऐसा पहना हुआ रखता है, वो कहते नहीं नहीं ये सब हरा है ना, तो ये बहुत कम टाइम के लिए एक बार चश्मा उतरा उनका, अरे यार बिल्कुल हरा नहीं है, तो वो अब मतलब उतार उतार के देखते रहेंगे। यही हम चाहते थे कि कम से कम आप एक बार देखें तो सही, है ना। तो आप कंटिन्यू पहने हुए हैं, तो आपको एक्चुअल में आप अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में निकल रहे हैं और आपने रेबन के पोलराइज ग्लास पहन रखे हैं, तो आपको गर्मी कम लगती है। दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग, है ना। आपने उतार दिया तो धूप और तेज लगेगी क्योंकि वो आंखों में चुभ रही है। तो ये हुआ है, बेसिकली चश्मा उतरा है 2-4 मिनट के लिए, अरे यार ये तो साए में धूप लग रही है, दुष्यंत कुमार वाला है ना शेर। तो ये हुआ है सर। और आगे जाके लोग अगर बौद्धिक क्षमताओं से निर्णय लेंगे तो फिर वो और विकल्पों पे भी विचार करेंगे। मैं अभी भी कहता हूं विपक्ष के तौर पे कांग्रेस अभी भी कोई एक बेहतर विकल्प नहीं बन पाया है, विश्वास नहीं जगा पाया, लेकिन कुल मिला के लोगों ने सवाल करने शुरू किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक लंबे अरसे तक हिंदी पट्टी के वो लोग जो कहते साहब भाजपा तो देवता है, उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू किए। बिल्कुल प्रदीप सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि इस सब में हमारी जो ऑपोज़िशन है, सिर्फ़ कांग्रेस की बात ही नहीं करते, हमारा जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है? वो इस बात को लेके क्यों नहीं लोगों तक पहुँच रहा है? कहाँ है हमारा ऑपोज़िशन? सर ये क्या है, कई बार कुछ जो मैटर होते हैं वो सांप के मुंह में छछूंदर निगलने जैसे होते हैं, ना तो निगल सकते ना उगल सकते। तो वो क्या है कि कांग्रेस भी इस पे बोलेगी ना, तो भाजपा मौका ले लेगी, क्या देखो साहब वो उसमें से कुछ न कुछ निकाल लेंगे, हुँ, क्योंकि मैटर कास्ट का है। कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि वो ओबीसी वोट बैंक को खोए, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णायक वोट बैंक है, और पॉलिटिक्स तो वही डिसाइड कर रहा है। अगर अपन भारत की पिछली 50 साल की पॉलिटिक्स देखें, तो एक निर्णय अगर मैं कोई कहूं जिसने भारत की आने वाली 50 साल की राजनीति तय की, वो था मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना 89 में, 90 में वीपी सिंह द्वारा, कि पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा, लेकिन डिस्क्रिमिनेटेड नहीं रहा ये वर्ग, कि जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, इसलिए सामाजिक और आर्थिक पिछड़े लोगों को ओबीसी बनाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो कास्ट पिछड़ी है, और हुँ। वो है अनुसूचित जाति जनजाति जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित रही है। वो दो अलग तरह की चीजें थी, उनको अब एक मंच पे लाके भाजपा ने ये कोशिश की होगी, सरकार ने कोशिश की कि ये की जाए, लेकिन वो जो वर्ग, आप देखिए कि कायस्थों के कभी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मैं नाम गिनाऊं, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में थे, आप याद कीजिए रविशंकर प्रसाद जो देश के आईटी मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वो अब कायस्थ वर्ग जो है वो मोस्टली आउट ऑफ सिलेबस है भाजपा के। प्रदीप सर, एक सेकंड, अगर हम भाजपा की अब इतनी चर्चा कर ही चुके हैं, बात कर ही चुके हैं, आप कायस्थ वर्ग पे भी आ चुके हैं, तो नितिन नबीन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वो भाजपा के अब अ, भाजपा में उनका बहुत बड़ा अब रोल आ चुका है और हमने पहले भी सोचा था कि उन पे बात करेंगे, तो अब हमने वो छेड़ ही दिया है, तो उन पे भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। बेसिकली नितिन नवीन ऐसे वक्त में नेता बनाए गए हैं जब भाजपा के लिए मुश्किल प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। हुँ, आज सिर्फ एक जगह सरकार है भाजपा की, और वो है असम।
और असम में मुझे लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा वो असम को आप मुझे क्या लगता है आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं उसको। तो बाकी 3 राज्यों की बात करूँ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पांडिचेरी, हुँ, तो वहाँ के चुनाव इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है नितिन नवीन के लिए। और अभी भाजपा के लिए जो बड़ा एक ड्रॉबैक लगा अजित पवार एनसीपी वाले उनका चला जाना, हालांकि उनकी पत्नी सुमित्रा को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जा रही है, वो सारी चीजें हैं। बट कुल मिला के नितिन नवीन किस तरह से बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कभी हाथ नहीं धरने दिया ममता दीदी ने, तमाम तरह के प्रयास करने के बावजूद बंगाल में भाजपा जो है वो आज तक झंडा नहीं फहरा सकी। और बंगाल के लोग तो अब तक मुझे लगता है 7 या 8 सीएम ही बने होंगे वहां, क्योंकि वो बहुत लंबा चलाते हैं सीएम। 25-25 साल ज्योति बसु है, लंबे समय बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, लंबा समय ममता बनर्जी हैं। ये बंगाल का तो अलग टेस्ट है ना? तो ये नितिन नवीन के लिए बड़ी परीक्षा है और बहुत कम उम्र है। हमारे यहाँ के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जब बिहार में चुनाव था तो वो मेरे प्रोटोकॉल में थे, है ना? और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा में एक्चुअल में वो एक स्लोगन चलता है रास्ता में जाने क्या दिख जाए, हुँ, टूरिज्म का स्लोगन जो है यहाँ पे। तो वो भाजपा में जाने क्या दिख जाए, तो अब लोग क्या है वो जादू देख देख के लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। आप जब जादू देखने जाते हैं तो आप एक अमाउंट देते हैं, फिर आप विस्मृत होते हैं पूरे, अरे यार ये हो गया ये हो गया ये हो गया। लेकिन जब बाहर निकल रहे होते हैं, अगर आप विचार करेंगे आपके हाथ में क्या बचा, तो जो आपके हाथ में सिक्के थे वो तो आप वहां दे आए। तो यह जनता को अक्सर लगता है कि यार आओ चलो ठीक है, आपने इतने सरप्राइजेस देख ली, किसी को पता नहीं होता कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, जबकि मीडिया में पहले खबरें चल जाती है। उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, एकदम से निकल के आता है। नाम चल रहा था विनोद तावड़े का, नाम चल रहा था भूपेंद्र यादव का, है ना? नाम चल रहा था किसी और का, लेकिन और नाम चलाया भी किसकी ओर से जाता है आपको पता है। और एकदम एक ऐसा व्यक्ति निकाला जाता है जिसको हाँ ठीक है, बट उनकी पकड़ है या नहीं, वो वाली बात है। जिस तरह से वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि पहले मोदी जी कहते हैं कि ये हमारे बॉस हैं, हुँ, और फिर वो फोटो के आगे आते हैं तो साइड में करते हैं। तो ये एक्चुअल खेल तो ये है। बिल्कुल। प्रदीप सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और हमको हर हफ्ते ऐसे ही मिलते रहना चाहिए। देश-विदेश की जो बातें हैं, जो जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, उस पे बातें करते रहना चाहिए। इस बार हमने यूजीसी और बीजेपी में तनाव के बारे में बात की। अगले हफ्ते हम किसी नए सब्जेक्ट, किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। धन्यवाद प्रदीप सर। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू।